जी अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 18। 3 वीडियोस हम इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हमारी फोर्थ वीडियो का हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अपनी जो वीडियोस आप देखते हैं, जो लेक्चर्स आप सुनते हैं, अगर आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो काइंडली आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। आप रिस्पॉन्स कमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी दे सकते हैं, या इस अगर आप पर्सनली प्राइवेटली तौर पर रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं, कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मेंशन है, तो आप उसके थ्रू मैसेंजर के थ्रू भी आके आप क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक या कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। कि आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, डिस्कस करना है, वो आपका क्या है, एंडोर्समेंट क्या होती है, एंडोर्समेंट वैलिड कब किस तरह से होती है और हमारी एंडोर्समेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। फिर हम जाकर देखेंगे कि नेगोशिएशन क्या होती है और किस तरह से होती है, किस तरह से वो क्या उसके रूल्स होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होती है और कौन-कौन सी अल्ट्रेशन मटेरियल होंगी और कौन-कौन सी अल्ट्रेशन आपकी मटेरियल नहीं होंगी, और कौन-कौन सी अल्ट्रेशन इवन के मटेरियल हैं लेकिन वो परमिटेड बाय लॉ हैं, तो वो कौन सी होंगी। फिर हम देखेंगे कि पेमेंट जो आप कर रहे होते हैं वो पेमेंट वैलिड कब होगी, या पेमेंट करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आपने ख्याल अपने माइंड में रखनी है। हम स्टार्ट करते हैं एंडोर्समेंट से। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे या इंस्ट्रूमेंट के फेस पे कोई जगह खाली है, उस पे एक जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल एक चेक है, पार्टी ए ने, जब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पैसे देने थे, मैंने आपके नाम पे चेक इशू किया कि पेबल टू मिस्टर या मिस ए, तो आपने पेमेंट चेक मुझसे ले लिया। अब आप क्या करते हो, आपने किसी पर्सन थर्ड पार्टी को पर्सन बी को पैसे देने थे। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप एक चेक, वो जो मैंने चेक इशू किया है, आप उसके पैसे बैंक से विथड्रॉ करके पार्टी बी को पैसे दे दो। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप क्या करते हो कि वो चेक आप पार्टी बी को दे दो कि पार्टी बी उस चेक के पैसे विथड्रॉ कर ले, तो आपका उधार भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, जब आप पार्टी बी को वो चेक ट्रांसफर करना चाहते हो अगर, तो आपने उस चेक के बैक साइड पे सिग्नेचर करने हैं कि ट्रांसफर करने के लिए। Endorsement may be defined as signing one's name on the negotiable instrument for the purpose of transferring it to another person, जिसको हम क्या कहते हैं, endorsement कहते हैं सादा अल्फाज में। ठीक है जी, आपकी क्या है, ये endorsement है। सिमिलरली अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी जिस पार्टी ने इशू किया होता है, तो वो पार्टी क्या कर सकती है, जिस पार्टी ने बिल ऑफ एक्सचेंज पर पैसे रिसीव करने होते हैं, तो वो भी क्या कर सकती है, उसको एंडोर्स कर सकती है। या जिस पार्टी ने प्रोमिसरी नोट पर पैसे रिसीव करने होते हैं, तो वो भी क्या कर सकती है, उसको एंडोर्स कर सकती है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट के वैलिड इंडोर्समेंट के लिए कौन-कौन सी चीजें होना मस्ट हैं, जो आपने ख्याल करनी है। इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, आपने क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करके क्या करना है, इसको इंडोर्स करना है, ट्रांसफर करना है। अगर उसके ऊपर कोई स्पेस नहीं बचती, तो फिर आपने क्या करना है, इंडोर्समेंट उसकी बैक साइड पे करनी है। मतलब क्या है कि आपने पहले फ्रंट पे सिग्नेचर्स करने हैं, क्योंकि चेक पर आपको फ्रंट पे सिग्नेचर्स करना एक जगह पे अलाउ होते हैं, आप बाकी जगह पे अलाउ नहीं, आपको आप सिग्नेचर्स नहीं कर सकते, इसलिए आप चेक की क्या कर सकते हैं, बैक साइड पर साइन करके इंडोर्समेंट करते हैं। अगर इंडोर्समेंट वो इंडोर्स होता गया, आपने पार्टी बी को दिया, पार्टी बी ने पार्टी सी को इंडोर्स कर दिया, पार्टी सी ने डी को कर दिया, एंड सो ऑन चलता गया पार्टी जेड तक, जी तक। जाहिर सी बात है, इतने सिग्नेचर की जगह नहीं होगी चेक की बैक साइड पे, तो फिर लॉ कहता है कि अगर आप फर्दर इंडोर्समेंट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, एक स्लिप साथ अटैच करनी है पेपर की, और उस पे आपने क्या करना है, इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट के फिर आपने उसके ऊपर साइन करके आपने क्या करना है, उसको इंडोर्स करना है। और इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहते हैं, ये आपका नाम मेंशन है यहाँ पर, और ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर, ये मतलब जो उस पर्सन का एक्चुअल उस टाइम होल्डर था, जो इस पर्सन के पास उस इंस्ट्रूमेंट पर पेमेंट रिसीव करने का राइट था, वो क्या कर रहा है, उसको इंडोर्स कर रहा है, तो वो क्या बन गया, इंडोर्सर बन गया। तो इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, मतलब क्या है कि वो ट्रांसफर करने के लिए वो क्या कर रहा है,
उसको साइन किसने करने चाहिए? एंडोर्सर ने करने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर ऑन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी एडिशनल वर्ड्स इज सफिशिएंट। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास एंडोर्समेंट दो तरह की होती है, एक होती है ब्लैंक एंडोर्समेंट, एक होती है फुल या कंप्लीट एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होती है कि जस्ट आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन कर दे एंडोर्सर, तो वो क्या हो गया, मतलब एंडोर्समेंट हो गई, वो ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर वही बात कह रहा है कि आप कुछ भी लिखे बगैर, आप कुछ ना लिखेंगे किसको पे करना है, कितने का पे करना है, आप जस्ट साइन कर दें एंडोर्सर, वो क्या हो गई, एंडोर्समेंट वैलिड है। दूसरी आपकी एंडोर्समेंट होती है एंडोर्समेंट इन फुल या कंप्लीट, जहां पर आप लिखते हैं कि आप साइन भी करते हैं एंडोर्सर और साथ मेंशन करता है कि ये किस पार्टी को पे करने हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एंडोर्समेंट इन कंप्लीट होती है। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी फॉर द एंडोर्समेंट, मतलब कोई स्टैंडर्ड वर्ड्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं है एंडोर्समेंट की, तो आप जस्ट सिग्नेचर कर लें, एंडोर्सर सिग्नेचर करे और जो अपनी तरफ से वर्ड यूज करना चाहता है वो यूज करके उसको एंडोर्स कर सकता है। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जी जब तक आपकी उसको डिलीवर नहीं कर देते साइन करने के बाद, आपकी एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं होगी। एंडोर्समेंट क्या है कि आप ट्रांसफरिंग के पर्पस के लिए क्या करते हैं, साइन करते हैं। एंडोर्सर ने साइन तो कर दिए हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने ट्रांसफर नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, तो वो एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं होगी। तो एंडोर्समेंट को कंप्लीट करने के लिए आपकी डिलीवरी कंपलसरी है। द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन इट, मतलब ये क्या है, चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है, मतलब 1 लाख रुपए की, आप जस्ट वो इंस्ट्रूमेंट पास नहीं कर रहे, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि राइट टू रिसीव पेमेंट भी क्या हो रहा है, आप पास कर रहे हैं। इसको इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के बाद आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा कि आपने क्या करनी है, वो पेमेंट रिसीव करनी है। नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द एंटायर इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या है कि वो कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट की इंडोर्समेंट होनी चाहिए कि जितने पेमेंट उस पर लिखी हुई है सारी की सारी क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से 1 लाख रुपए की इंडोर्समेंट मैं कर रहा हूँ, बाकी जो 9 लाख रुपए हैं वो आप मुझे वापस कर देना, ये आपकी क्या होती है, वो इंडोर्समेंट इनवैलिड होती है। उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप खुद पहले पैसे वो विड्रॉ करवा लें, 9 लाख अपने पास रख लें और 1 लाख रुपए आप क्या कर दें, नेक्स्ट पार्टी को आप क्या कर दें, पे कर दें, जिसको आपने क्या करना है, पे करनी है। अब आपकी एंडोर्समेंट दो तरह की होती है, एक होती है एंडोर्समेंट ब्लैंक, ब्लैंक का जनरल एंडोर्समेंट, दूसरी आपकी होती है एंडोर्समेंट इन फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट। पहले हम देखते हैं कि ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होती है। इफ द एंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली, मतलब अगर सिर्फ अपना सिग्नेचर कर दे किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एंड डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एंडोर्सी, और वो ये ना बताया कि वो किस पर्सन को इंडोर्स कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट इज सेड टू बी ब्लैंक। जैसे कि यहाँ पर बैक साइड पे जस्ट क्या हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं, तो ये अब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर ये मेंशन ना हो कि ये किसको पे करना है और क्या क्या है सेट। ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है, अमाउंट लिखी हुई है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है, सिग्नेचर्स भी हैं, तो जो इस इंस्ट्रूमेंट का बियरर होगा वो क्या करेगा, पैसे जाकर रिसीव कर लेगा। द इफेक्ट ऑफ ए ब्लैंक इंडोर्समेंट इज टू कन्वर्ट द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इनटू बियरर इंस्ट्रूमेंट विच मे बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। अगर यहाँ पर ये होता, अगर लेट सपोज ये आपका क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर बियरर लिखा होता है, बियरर पे उन्होंने क्या कर दिया है, लाइन लगाकर काट दिया है। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को क्या किया होता है, पे किया जा रहा होता है। अगर मिस्टर जॉय जॉय डॉय, अच्छा, इसकी बैक साइड पे ब्लैक इंडोर्समेंट कर देता है, सिर्फ अपना सिग्नेचर कर देता है, और ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि ये पेमेंट किसको होनी है, ये किसको इंडोर्सी, यहाँ पर इंडोर्सी कौन है इस केस में, ये क्या बन जाता है, ब्लैक इंडोर्समेंट होती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से ये कन्वर्ट होकर आपका बन जाता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब आपकी जो नेक्स्ट इंडोर्समेंट है वो आपकी होती है इंडोर्समेंट इन फुल और स्पेशल इंडोर्समेंट। इफ द इंडोर्सर in addition to his signature also adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or the order of a specified person, the endorsement is said to be full। अब यहाँ पर जॉयडॉय सिग्नेचर करने के साथ साथ अगर वो मेंशन कर देते हैं, अगर यहाँ पर चैट ऐड नहीं, यहाँ पर ऐड नहीं हो रही, चलें यहाँ पर साथ में ये भी लिख देता है कि पेबल टू मिस्टर
बी। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये इंडोर्समेंट कंप्लीट हो गई है, उसने साइन भी कर दिए हैं और साथ में मेंशन कर दिया है कि ये बी को पेमेंट करनी है। तो ये आपकी क्या हो गई, इंडोर्समेंट इनकम्प्लीट हो गई है। ठीक है जी। अब उसके अलावा हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें, एक अगर आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट, और जिस पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो चाहे तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, ए ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू एन इंडोर्समेंट इन फुल। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है जी, देखते हैं। मिस्टर जॉयडॉय जो आपके हैं, उन्होंने क्या किया था, ये अपना साइन किया था ब्लैंक, जहां पर फिर सिग्नेचर्स किए थे और उसने यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं लिखा था, और ये क्या होगी, ब्लैक इंडोर्समेंट होगी। और उसने ये चेक दे दिया था पार्टी बी को। ठीक है। अब पार्टी बी ने क्या करने हैं, $450 किसको पे करने हैं, पार्टी सी को पे करने हैं। अब क्योंकि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, बियरर आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको बगैर निगोशिएशन, क्योंकि इसके ऊपर नाम मेंशन नहीं है कि आप ये किसकी प्रॉपर्टी है, बी की है या जिसकी भी है, तो बी क्या कर सकता है, सिंपली बगैर कुछ किए, कोई सिग्नेचर किए, वो इस इंस्ट्रूमेंट को जो मिस्टर जॉयडॉय ने उसको दिया था, उस चेक को सी को दे सकता है। ठीक है। अब ये क्या है आपका, वो बियरर इंस्ट्रूमेंट, बी के पास बियरर इंस्ट्रूमेंट आया था, बी ने उस बियरर इंस्ट्रूमेंट को जो ब्लैक एंडोर्समेंट है उसने सी को दे दी। अब बी के पास एक और ऑप्शन भी है कि जो सिग्नेचर जॉय ने किए हुए हैं, ब्लैक एंडोर्समेंट है, अब वो इस सिग्नेचर के ऊपर लिख देता है पे टू सी, पे टू सी लिख देता है। तो ये देखिए, अब आपकी कंप्लीट या एंडोर्समेंट इन फुल क्या होती है, वो एंडोर्समेंट जिसमें सिग्नेचर के साथ साथ पेमेंट की भी डायरेक्शन दी गई हो, वो आपकी क्या होती है, कंप्लीट या एंडोर्समेंट इन फुल होती है। अब यहाँ पर देखें तो बी ने इसके ऊपर सी का नाम मेंशन कर दिया है। अब ये क्या होगी, एंडोर्समेंट इन फुल हो गई। यहाँ पर उसने ब्लैक एंडोर्समेंट को क्या कर दिया है, एंडोर्समेंट इन फुल को कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे आपने समझने हैं। The holder of a negotiable instrument endorsed in a blank may without signing his own name। यहाँ पर ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट का इंडोर्सी कौन था, बी था। अब बी यहाँ पर साइन किए बगैर, राइटिंग द अबव द without signing his own name, by writing above the endorser's signature a direction to pay to any other person as endorsee, कन्वर्ट द एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल। यहाँ पर देखें, उसने साइन के ऊपर जो पहले एंडोर्सर्स के साइन थे, एक पार्टी का नाम मेंशन कर दिया है, जिससे क्या वाजे हो रहा है कि डायरेक्शन वाजे हो रही है कि मिस्टर जॉयडॉय ने कहा था कि आप पेमेंट सी को कर दें, तो ये क्या हो गया, ब्लैक इंस्ट्रूमेंट से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, या हम कह सकते हैं कि एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट हो गया है। एंड सिंस सच होल्डर डज नॉट साइन हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर बी ने खुद से कोई सिग्नेचर नहीं किए, उसने जॉयडॉय वाले साइन के ऊपर क्या कर दिया, लिख दिया कि पेबल टू सी। अब यहाँ पर बी के ऊपर, बी के एंड पर कुछ भी लीगल लायबिलिटी नहीं आएगी। सी फिर अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में जाके ये चेक डिसऑनर हो जाता है, तो सी फिर बी को के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। सी क्या करेगा, डायरेक्टली किसके अगेंस्ट केस करेगा, जॉयडॉय के केस अगेंस्ट केस करेगा, या जिस बंदे ने ये चेक इनिशियली इशू किया होगा उसके अगेंस्ट चेक इशू करेगा। तो जिस बंदे ने, बी ने अब क्या किया है, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, ऑर्डर ब्लैंक इंडोर्समेंट को किसमें कन्वर्ट किया है, इंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट किया है। तो सो इस केस में द इंस्ट्रूमेंट ही डज नॉट देयर बाई इनकर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडोर्सर। इंडोर्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी है कि उसने पेमेंट करनी है, या अगर वो डिसऑनर हो जाता है चेक, तो वो लायबल होगा, उसमें से कोई भी लायबिलिटी इस पर्सन के ऊपर नहीं आएगी। अब देखते हैं कि नेगोशिएशन क्या होती है। नेगोशिएशन होती है कि व्हेन ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज transferred free from defects to any person so as to constitute that person the holder of it। मतलब क्या है कि ए अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को बी को ट्रांसफर कर रहा है,
और बी वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स है, और ए क्यों ट्रांसफर कर रहा है कि वो बी को इस इंस्ट्रूमेंट का ऑनर बना रहा है, होल्डर बनाना चाहता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं निगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं। या हम दूसरी इस तरह से भी कह सकते हैं कि नेगोशिएशन टेक प्लेस व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड द ट्रांसफर इज मेड इन सच ए मैनर कि हम उस जिस जो ट्रांसफर आपका है आप उसको क्या कर रहे हैं, होल्डर बना रहे हैं। होल्डर कौन होता है, जो उसके पास राइट होता है कि उसको उस इंस्ट्रूमेंट को अपने पोजीशन में रख सके, और उस पे जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, उसको रिसीव करने का भी राइट उस पर्सन के पास अगर है, उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं। अब निगोशिएशन दो तरह की हो सकती है। एक होती है निगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी। अगर इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट के आप जो ट्रांसफर है, जो निगोशिएशन है, आप ट्रांसफर किस तरह कर सकते हैं, जस्ट आप डिलीवर कर दें, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए आपको डिलीवरी से पहले इंडोर्समेंट करनी पड़ती है, तो आपके जो मोड्स ऑफ निगोशिएशन है दो हैं। एक है निगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी, दूसरा हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, वो होगा निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड देन डिलीवरी। क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आप पहले ने आपने क्या करना है, इंडोर्स करना है, बैक साइड पे इंडोर्सर ने साइन करने हैं, या तो ब्लैक इंडोर्समेंट करेगा या इंडोर्समेंट इन फुल या कंप्लीट करेगा, फिर वो क्या करेगा, डिलीवरी करके नेगोशिएशन को कंप्लीट करेगा। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी। ठीक है जी, आप जस्ट अगर अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेबल टू बियरर है, वो जस्ट आपका डिलीवरी के थ्रू नेगोशिएट हो सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब क्या है, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसकी सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। एंडोर्समेंट एंड द ट्रांसफरी बिकम्स द होल्डर बाय मेयर पोजेशन। ठीक है जी, द ट्रांसफरर ऑफ ए बियरर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट लायबल ऑन इट्स डिसऑनर because by not signing as an endorser he has not added his credit to the instrument। मतलब क्या है कि जिन जिन पर्सन्स का उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन होगा, मतलब साइन कौन करते हैं, इंडोर्सर्स करते हैं, जो उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं वो क्या होंगे, लायबल होंगे। जो बियरर इंस्ट्रूमेंट को जो बंदा इंडोर्स कर रहा होगा जस्ट डिलीवरी के थ्रू, वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। जो आपका सेकंड मोड ऑफ निगोशिएशन है वो कौन सा है, निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। negotiable instrument payable to order जी is negotiable by the holder by endorsement and then delivery। अब हम पहले इन सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनको मैं थोड़ा जल्दी से थॉरोली क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम इस पे कम लगे। द negotiation of an order instrument requires two formalities। द होल्डर शुड इंडोर्स इट। इंडोर्स का मतलब क्या है कि द होल्डर शुड साइन इट एंड देन डिलीवर इट टू हिज इंडोर्सी। अब इंडोर्सी का वो नाम मेंशन भी कर सकते हैं, या जस्ट वो ब्लैंक इंडोर्समेंट के थ्रू क्या जस्ट साइन करके क्या कर सकते हैं, किसी पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है। अब मटेरियल अल्ट्रेशन क्या है, ये है मटेरियल अल्ट्रेशन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई पार्टी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ अमेंड करने की कोशिश कर रही है, कुछ अल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है, वो अल्ट्रेशन कब अब आपकी क्या होगी, मटेरियल होगी, वो देखते हैं। एन अल्ट्रेशन इज मटेरियल विच alters द करेक्टर और आइडेंटिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और विच शेक्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कोई ऐसी अल्ट्रेशन कर रहे हैं जिससे आपके इंस्ट्रूमेंट का जो करेक्टर्स हैं या जो आइडेंटिटी है, जो आपके जो राइट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो चेंज हो रहे हैं, या आपके जो इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन है आप वो अल्टर कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या होगी, मटेरियल अल्ट्रेशन होगी। जैसे कि आप डेट चेंज कर रहे हैं, आप अमाउंट चेंज कर रहे हैं, अगर आप टाइम चेंज कर रहे हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई प्लेस ऑफ पेमेंट आप वो चेंज कर रहे हैं, या आपको प्लेस ऑफ पेमेंट पहले मेंशन नहीं थी, आप उसमें एडिशन कर रहे हैं, या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी क्या है, आपकी मटेरियल अल्ट्रेशंस हैं। अब हम मटेरियल अल्ट्रेशंस आपकी फॉलोइंग केसेस में मटेरियल नहीं है। इन द फॉलोइंग केसेस द अल्ट्रेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मटेरियल। ए मटेरियल अल्ट्रेशन मेड बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज इशूड। लेट्स सपोज कस्टमर ए, मिस्टर ए है जिसने चेक इशू किया है, अब चेक उसने बी को डिलीवर करने से पहले कुछ अमेंडमेंट किया है चेक के ऊपर, तो वो आपकी मटेरियल नहीं होगी। An alteration made for the purpose of correcting a mistake, the correction of mistake in a bill dated 2031 instead of 2013। जी अगर आपने कुछ
मिस्टेक हो गई है, आपसे गलती हुई है, जिसमें आपने 2013 लिखना था, आप 2031 ले गए हैं, तो आप उसको बाद में अगर करेक्ट करते हैं तो आपकी मटेरियल अल्टरेशन नहीं है। एन अल्टरेशन मेड टू कैरी आउट द कॉमन इंटेंशन ऑफ ओरिजिनल पार्टी, तो भी आपकी क्या होगी, मटेरियल अल्टरेशन नहीं होगी। एन अल्टरेशन मेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टी, जो भी उस पार्टीज पे जो इंडोर्सर होंगे सारे के सारे, अगर सारे एग्री करते हैं तो फिर वो क्या हो सकती है, आप उसको अल्टर कर सकते हैं। एन अल्टरेशन विच इज नॉट मटेरियल, जो कि मटेरियल नहीं है, तो वो भी क्या होगी, मटेरियल नहीं होगी। कुछ अल्टरेशन ऐसी हैं जो आपको लॉ ने परमिट की हैं, जैसे कि फिलिंग ब्लैंक्स ऑफ इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट। इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट आपके पहले सिलेबस में था, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब आपके सिलेबस में उन्होंने डिलीट कर दिया है, इसलिए आपको इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। अपने बस इस पॉइंट को याद करना है कि अगर आप किसी इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट को फिल करते हैं तो फिर आपका वो अल्टरेशन क्या है, मटेरियल नहीं, आपको लॉ परमिट करता है। जैसे भी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि आप ब्लैंक इंडोर्समेंट को इंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि जिस बंदे ने इंडोर्स किया था ब्लैंक इंडोर्समेंट में, जिसने बंदे ने ब्लैंक इंडोर्समेंट की थी, उसने किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा था। अब मैं उसकी इंडोर्समेंट के ऊपर किसी पार्टी का नाम लेकर उस लिखकर उस ब्लैंक इंडोर्समेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये मटेरियल अल्टरेशन है, लेकिन ये क्या करता है, हमें लॉ खुद परमिट करता है। अगर आप किसी चेक को क्रॉस कर रहे हैं तो ये आपकी क्या है, क्रॉस चेक क्या होता है, आप ऊपर दो लाइंस लगाते हैं, हम आगे आगे चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या होता है, वो चेक जस्ट किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, आप काउंटर पे जाकर उस चेक को कैश नहीं करवा सकते हो। अब आपके इफेक्ट्स क्या है मटेरियल अल्टरेशन के। एनी मटेरियल अल्टरेशन विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ renders the instrument void, but if an alteration is made in order to carry out the common intention of the original parties, it does not render the instrument void। अगर वो आपकी परमिटेड बाई लॉ नहीं है, अगर आपकी वो क्या कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट में भी नहीं है, आप फिर भी अल्टरेशन करते हो, तो फिर आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू को मतलब क्या है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करके कर रहे हैं, और आपकी इन अकॉर्डेंस विद आपकी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एग्रीज थी, आप उसी के मुताबिक अगर पेमेंट करें तो आपकी क्या होगी, इंडोर्समेंट सॉरी पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी है इंडोर्समेंट उस इंस्ट्रूमेंट पे, आप वो कम्प्लीटली उससे डिस्चार्ज हो जाएं, तो आपने कुछ कंडीशंस क्या करनी है, फॉलो करनी है। द पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपकी जो इंस्ट्रूमेंट पे आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपकी डेट है, जो आपकी मैच्योरिटी डेट मेंशन है, तो आपने उस जैसे वो आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो आपने क्या करना है, मैच्योरिटी डेट के बाद पेमेंट करके अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर देना है। अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले पेमेंट कर देते हो तो फिर आपकी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी, तो आपकी फिर लायबिलिटी भी ख़त्म नहीं होगी। द पेमेंट मस्ट बी मेड टू इन गुड फेथ। अब यहाँ पर ये क्या मतलब है कि जिस पर्सन के पास आप का ये फेथ होना चाहिए, आपने ये यकीन करके पेमेंट करनी है कि जिस पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट है जो पेमेंट डिमांड कर रहा है, उसके पास एक्चुअली उसके पास लीगली वो राइट है कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है जी। आपके पास नेक्स्ट कौन सा है, द पेमेंट मस्ट बी मेड टू ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। द पेमेंट मस्ट बी मेड टू ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच डू नॉट arouse the suspicion about his title to possess the instrument and to receive payment of the amount therein mentioned। अगर आपको कोई शक शुबात नहीं है कि ये इस पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट फ्रॉड से आया या इसने चोरी किया है, फिर आप क्या कर देंगे, उस पर्सन को पेमेंट कर देंगे। ये समझ जाएगा कि आपने क्या किया है, गुड फेथ में पेमेंट की है, तो आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। ये आपकी क्या होगी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। द पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली, मतलब आपने क्या करना है, कैश पेमेंट करनी है। तो अगर आपका जो उस बंदे ने पेमेंट रिसीव कर रहा है, अगर वो खुद एग्री कर जाता है कि आप मुझे कोई ड्राफ्ट बना कर दे दें या मुझे चेक दे दें, तो फिर वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अदरवाइज आपने क्या करनी है, कैश के थ्रू पेमेंट करनी है। आपने बेशक नोट दे दें, सिक्के दे दें, वो आपके लेकिन होनी क्या चाहिए, कैश होनी चाहिए। ये आपकी क्या है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर आप इस तरह से पेमेंट करते हैं तो आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है।